हेलो दोस्तों, यूपी टेट 2026 पेपर 2 के लिए जो सीडीपी बाल विकास में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, हम आपके सामने लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 में। और आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेगा और इसके साथ ही साथ जो भी आपके विकल्प हैं उनका पूरा बढ़िया से विश्लेषण भी देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? क्या शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका सही जवाब है बाल्यावस्था। यानी बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। अब चलिए बाकी अन्य विकल्प के बारे में थोड़ी बात कर लें। यहाँ पर अगर बात करें तो शैशवावस्था, जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी, इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से अपनी मूल प्रवृत्तियों जैसे रोना, हंसना के आधार पर व्यवहार करता है। अगला है किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसे स्टैनले हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, यह अवस्था व्यक्ति की स्थिरता, परिपक्वता और उत्तरदायित्व से जुड़ी होती है। ये आपका पहले प्रश्न में 4 प्रश्न मिल गया, यानी 1 के साथ 3 फ्री। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत? तो इसका सही जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। शेष विकल्प के बारे में देखते हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसके अनुसार शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसके तहत बच्चा पहले पूरे अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके अनुसार प्रत्येक बालक का विकास अपनी गति से होता है और सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने ये रहा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? यानी कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं का क्रम क्या बताया था? क्या यह क्रम पूर्व नैतिक, नैतिक, आत्मनैतिक है या फिर पारंपरिक, पश्च पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक है या फिर पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक है या फिर आत्म केंद्रित, सामाजिक या सार्वभौमिक इस क्रम में है? तो इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का जो क्रम बताया था वो पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक बताया था। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिटेल देख लेते हैं। पूर्व पारंपरिक, जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल, यह अवस्था लगभग 4 से 10 वर्ष तक ही होती है, जहां नैतिक निर्णय बाहरी दंड या पुरस्कार पर आधारित होता है। अगर बात करें पारंपरिक, जिसे कन्वेंशनल कहेंगे, यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक की होती है, जहां बच्चा समाज और परिवार के नियमों के अनुसार सही गलत तय करता है। पश्च पारंपरिक की बात करें, पोस्ट कन्वेंशनल, यह 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने ये रहा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या बताई है? क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक खेल या अमूर्त चिंतन या संरक्षण और वर्गीकरण या वस्तु स्थायित्व है? तो इसका सही जवाब पियाजे ने बताया था संरक्षण और वर्गीकरण के बारे में। इसका सही जवाब है संरक्षण और वर्गीकरण। शेष ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्लस की अवस्था होती है जो इसकी विशेषता बताता है। और वस्तु अस्थायित्व की बात करें जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, यह संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की विशेषता के बारे में बताता है। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि या साक्षात्कार विधि? इसका सही जवाब है अंतर्दर्शन विधि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शेष ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। बहिर्दर्शन विधि, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसमें दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो काफी हद तक वस्तुनिष्ठ होता है। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यह सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, यह आमने सामने बैठकर सूचनाएं एकत्र करने की एक संरचित या असंरचित विधि है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने ये रहा। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए TAT परीक्षण किसने दिया था? TAT परीक्षण के बारे में किसने बात की थी? क्या होल्जमैन ने बात की थी, मरे एंड मॉर्गन ने बात की थी, कैटल ने बात की थी या रोर्शा ने बात की थी? तो इसकी बात की थी मरे एंड मॉर्गन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बाकी लोगों ने क्या बात की थी, चलिए देख लेते हैं। होल्जमैन ने बात की थी, इन्होंने होल्जमैन इंकब्लॉट तकनीक HIT विकसित की थी जो स्याही के धब्बों से संबंधित है। कैटल की बात करें तो इन्होंने 16 PAF यानी PF प्रश्नावली विकसित की थी। रोर्शा की बात करें तो हरमन रोर्शा ने इंकब्लॉट टेस्ट का निर्माण किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने ये रहा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन या परिमार्जन की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, गिलफोर्ड का है या वुड ऑर्थ का है? तो इसका सही जवाब है सीखने के बारे में यानी सीखने पर बल दिया था स्किनर ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अन्य विकल्प से संबंधित क्या क्या चीजें बन सकती है, जैसे क्रो एवं क्रो, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, इन्होंने कहा था। गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन ही अधिगम है। वुड अर्थ ने नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, इन्होंने बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत में मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया? यानी थॉर्नडाइक के बारे में बात हो रही कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम अपने बताए हैं अधिगम के सिद्धांत में? क्या 3 है, 4 है, 5 है या 8 है? तो इन्होंने 3 नियम बताए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब ये 3 नियम क्या हैं? 3 मुख्य नियम लॉज ऑफ लर्निंग के इन्होंने पहला नियम बताया था तत्परता का नियम, इसको आप थोड़ा सा इंडिकेट करिएगा। तत्परता का नियम इन्होंने बताया था, अभ्यास का नियम बताया था और प्रभाव का नियम इन्होंने बताया था, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी ये बात की थी, किसने बात की थी? तो यहाँ पे आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताया गया। और इन्होंने 5 गौड़ नियम भी बताए थे, यानी
आपको सब ऑर्डिनेट लॉज भी देखने को मिलेंगे। और वो कौन कौन से थे? तो इन्होंने बताया था बहुप्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, सादृश्य अनुक्रिया और सहचारी परिवर्तन का नियम इन्होंने किसमें दिया था? गौड़ नियम में दिया था, सब ऑर्डिनेट लॉज में बताया था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। अंतर्दृष्टि अधिगम इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, कॉलर ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, या हल या जिसे हुल कहते हैं हुल ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो बाकी ने क्या दिया था, चलिए देख लेते हैं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन, यानी यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव। अगर आगे बात करें वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात की थी। और हल, जिसे हुल के भी के नाम से जानते हैं, इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से लग गए ना तो आपको सीडीपी में अच्छे नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने ये रहा। सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मुख्य गुण क्या है? क्या यह अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, अनुकरण है या स्मृति है? इसका सही जवाब है कि सृजनात्मकता जो होती है वो अपसारी चिंतन होती है। तो बाकी क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। अभिसारी चिंतन की बात करें, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह किसी एक सही उत्तर तक पहुंचने की क्षमता होती है जिसका संबंध आमतौर पर बुद्धि इंटेलिजेंस से होता है। अनुकरण की बात करें, जिसे इमिटेशन कहते हैं, यह दूसरों की नकल करने सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी नकल करके सीखना होता है। और स्मृति, जिसे मेमोरी कहते हैं, यह सूचनाओं को संचित करके याद रखने की क्षमता को बताता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 है, ब्रेल लिपि का उपयोग किस बालकों के लिए किया जाता है? क्या मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए, दृष्टि बाधित बालकों के लिए, श्रवण बाधित बालकों के लिए या अस्थि बाधित बालकों के लिए? तो ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है दृष्टि बाधित बालकों के लिए, विजुअली इंपेयर्ड जो टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा अन्य ऑप्शन क्या है। मानसिक रूप से जो मंद है यानी मेंटली जो चैलेंज्ड है, इनके लिए विशेष शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो श्रवण बाधित होते हैं यानी हियरिंग इंपेयर्ड होते हैं, इनके लिए सांकेतिक भाषा या हियरिंग एंड का प्रयोग होता है। अस्थि बाधित की बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं लोकोमोटर इंपेयर्ड, इसके लिए रैंप, व्हील चेयर और सुलभ बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में संवेग, इमोशन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? क्या आपके अंदर संवेग आदतों से आता है, मूल प्रवृत्तियों से आता है, शारीरिक विकास से आता है या संप्रत्यय निर्माण से? तो आपके अंदर जो इमोशन आता है ना, वो आपके मूल प्रवृत्तियों से आता है। अब बाकी चीजें क्या हैं, तो बाकी चीजें देख लेते हैं। जैसे आदत यानी हैबिट्स, आदतें अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। और शारीरिक विकास जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, इसका संबंध शरीर के अंगों और मांसपेशियों की वृद्धि से होता है। और संप्रत्यय निर्माण, जिसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा होता है जो सोचने और समझने से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो बुद्धि लब्धि IQ निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, IQ इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको मैं आपको क्या करता हूं, 1 मिनट के लिए यहाँ देखिएगा। यहाँ पर जो IQ है, जिसे हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है मानसिक आयु की और वास्तविक आयु की, यानी मानसिक और वास्तविक आयु का जो अनुपात होता है, यानी मानसिक आयु और
वास्तविक आय का अनुपात, वास्तविक आयु का जो अनुपात है, अगर इसी में हम 100 से गुणा कर दें तो यही आपका बुद्धिलब्ध निकालने का क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। तो इसमें से कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि आईक्यू या बुद्धिलब्ध निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो सूत्र आपका क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आप जान लीजिए। यह सूत्र विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया था, यानी जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है यह विलियम स्टर्न द्वारा दिया गया था और टर्मन द्वारा 100 से गुणा करके पूर्ण किया गया था। यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु के बारे में विलियम स्टर्न ने बताया था और टर्मन द्वारा 100 से गुणा करने के लिए बताया गया था। और यहाँ पर जो भी सूत्र हैं गणितीय और अवधारणाएं रूप से गलत हैं, यानी जो भी यहाँ पे दी गई ऑप्शन है उसमें आप सुधार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, यहाँ पर है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म जो है उसके जनक किसके कहा जाता है। क्या सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है, जॉन बी वाटसन को, जीन पियाजे या कार्ल रोजर्स को। तो इसका सही जवाब है व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वाटसन को कहा जाता है। तो बाकी लोग किससे संबंधित हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है सिगमंड फ्राइड, ये मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कहे जाते हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के जनक कहा जाता है और कार्ल रोजर्स को मानवतावाद से संबंधित मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, केवल विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना, केवल शब्द तो हो ही नहीं सकता। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को शामिल करना, बालकों को उनके जाति की बात नहीं करेंगे, अलगाव नहीं करना है, आर्थिक रूप से कमजोर की बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को शामिल करना। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि केवल विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना विशिष्ट शिक्षा कहलाता है, समावेशी नहीं कहलाता है। जाति के अनुसार अगर आप अलग कर देंगे तो वहां पर आप भेदभाव कर दे रहे हैं, समावेशी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। और अलग स्कूल बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, अलगाववाद की बात कर रहे हैं, ना कि समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 सीडीपी बाल विकास कंप्लीट हुआ और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिले। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलने वाले हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में।